शुरू होते ही हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक मेला लगा होता है। वहाँ पर बहुत रश होता है और सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी था, तो वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहा है। पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता, तो वो पुलिस ऑफिसर खुद उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो चोर बेसमेंट में चला जाता है किसी रेलवे लाइंस की। वो डिटेक्टिव यानी वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई मास्क वाला आदमी उसे मुंह पे कपड़ा दे के किडनैप कर लेता है। जब डिटेक्टिव को होश आती है तो वो खुद को रेलवे के दरमियान पाता है। वो एक स्टूल पर था। उसकी जुबान पर बहुत खतरनाक मशीन लगी हुई थी जो कि उसके मुंह को और उसकी जुबान को जख्मी भी कर रही थी। अगर वो जरा सा भी हिलता तो उसकी जुबान कट सकती थी। वो काफी डरा हुआ था कि कैसे अपनी जान बचा के यहाँ से जाए। तभी उसके सामने एक छोटा सा टीवी होता है जिस पर कोई वीडियो प्ले होती है। उसमें वही अजीबोगरीब मास्क वाला आदमी था। वो उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुमने 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी और अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें सजा मिलेगी। कुछ ही देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है और वो तुम्हें उड़ा देगी। और अगर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो खुद को आजाद करवा लो, लेकिन अगर तुम हिले तो इस मशीन से तुम्हारी जुबान काटी जाएगी और यही तुम्हारी सजा होगी। अब वो पुलिस ऑफिसर काफी कोशिश करता है। उसके हाथों को बार्ब वायर से बांधा गया था क्योंकि उसके हाथों को बहुत जख्मी करी थी और उसके हाथों से खून भी आ रहा था। पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके अपने हाथों को खोलता है, लेकिन वो वायर लग जाने से उसके हाथों से बहुत खून आता है। तभी सामने से ट्रेन भी आ जाती है। वो अब लेट हो चुका था और उसकी जान अब जानी ही जानी थी। ट्रेन उसे उड़ा देती है। उसकी बॉडी काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उसकी जुबान भी कट गई थी। ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर और डिटेक्टिव्स आते हैं, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन था क्योंकि उसकी बॉडी का काफी बुरा हाल हुआ था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सीक होता है। वो कोई गैंग लीडर था और उसके ग्रुप में और भी ज्यादा क्रिमिनल्स थे। वो एक होटल में होते हैं, तो सीक अपने साथियों को कह रहा होता है कि हमें एक ड्रग डीलर को लूटना है। वो सब अपने वेपन्स तैयार करने लगते हैं। अब ये सारे मिलकर उस ड्रग डीलर के पास जाते हैं और उससे सारा पैसा लेकर ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं। लेकिन उनके वहाँ से निकलने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है, फोन को रोक लेती है और अपने साथ ले आती है। यहाँ पर हम पर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि जो आदमी सीक इन चीजों को लूट रहा था, उस गैंग के साथ मिला हुआ था, वो बेसिकली खुद ही एक डिटेक्टिव था और ये करना उसका एक मिशन था। वो एक लोकल पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव सीक कहता है कि मैं लोकल पुलिस ऑफिसर्स पे ट्रस्ट नहीं करता, पता नहीं वो केस को कैसे डील करें। तो जिस लड़की से बात कर रहा होता है उसका नाम एनजी होता है। एनजी उसे कहती है कि तुम्हें उनको बताना चाहिए था और तुम खुद ही उनके साथ चोरियां कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ साल पहले उसके साथी से गलती हो गई थी। जब उसने उसको पकड़वाया तो इस बात पे उसको काफी अप्रिशिएट किया गया। उसे रिवॉर्ड भी मिला, मेडल भी मिला, लेकिन बाकी पुलिस वाले उससे नफरत करने लगे, उससे जेलस होने लगे थे। तो एनजी उसे कहती है कि इस तरह अकेले काम करना ठीक नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक और डिटेक्टिव को साथ लगा रही हूँ। है तो वो नया, लेकिन तुम दोनों मिलकर काम करोगे। अब सीक काफी गुस्से में वापस अपनी टेबल पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर चूहा पड़ा होता है और वो भी मरा हुआ। उसे काफी गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि ये बाकी पुलिस ऑफिसर्स का काम है, क्योंकि बाकी पुलिस ऑफिसर उसे काफी जेलस होते थे। लेकिन तभी वहाँ पर नया डिटेक्टिव आता है और उससे कहता है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपके फादर से भी बहुत इम्प्रेस हूँ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ये प्रोफेशन भी आपके फादर की वजह से चूज किया। मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं उनके बेटे के साथ काम करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर एनजी आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि अच्छा अच्छा बातें बस करो, उधर रेलवे लाइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ है और तुम दोनों का जाना बहुत जरूरी है इसी वक्त। अब वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ये दोनों डिटेक्टिव्स बातें करने लगते हैं। नया डिटेक्टिव सीक को बताता है कि मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और साथ मेरी एक बेटी भी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो सीक कहता है हाँ, ये सिर्फ बातें होती हैं, तुम कुछ साल और वेट कर लो, फिर देखना ये चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल होंगी, बल्कि तुम्हें ये सब अच्छा ही नहीं लगेगा। असल में सीक की खुद जो सेपरेशन हो चुकी थी तो वो इन रिश्तों पर बिलीव ही नहीं रखता था। नया डिटेक्टिव फील करता है कि सीक में कोई होप ही नहीं है और वो काफी सैड और रुखी रुखी बातें करता था, इसीलिए तो वो काफी रिजिड और बोरिंग लगता था। फिर बातें करते करते वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट पेश आया। हर जगह खून फैला हुआ था। अब ये दोनों वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता चल पाता कि ये बॉडी असल में है किसकी। फिर यहाँ से ये लोग अपने ऑफिस आ जाते हैं। तभी सीक को वहाँ पर एक पार्सल आता है और उसके अंदर एक यूएसबी होती है। उस पर लिखा होता है कि देखो मेरे अंदर क्या है। सीक उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच करता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक स्पाइरल की पिक्चर होती है। सीक जब उसे क्लिक करता है तो एक वीडियो प्ले होती है। वीडियो में पहले वही स्पाइरल शो हो रहा होता है, लेकिन फिर किसी की आवाज आती है। उस मैसेज में ये था कि उस पुलिस ऑफिसर ने गलत किया और मैं सबको उनके किए की सजा दूंगा। और ये मत सोचना कि वो आखिरी पुलिस ऑफिसर था जो कि मारा गया, बल्कि और भी मरेंगे। नया डिटेक्टिव
सीख से कहता है कि तो जिक्सो लग रहा है। तो सीख उस बिल्डिंग को पहचान लेता है जिसके ऊपर स्पाइरल बना हुआ था। वो उसे कहता है कि फौरन हमें यहाँ जाना होगा। अब वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और बॉक्स दिखाई देता है। जब वो लोग उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उस पुलिस ऑफिसर की जुबान होती है और उसका बैज भी होता है। अब ये देख के उनको पता चल जाता है कि रेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर की है। तो वो समझ जाते हैं कि अब की बार जिक्सो पुलिस ऑफिसर्स या डिटेक्टिव्स को ही मारना चाह रहा है। वो वहाँ से जाके सारी बात एंजी को बताते हैं। तो एंजी कहती है कि तो बहुत बुरा हुआ, मैं खुद भी इस केस को देखूंगी। वो सीख से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस का लीडर बना रही हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि सब चीजों को कैसे हैंडल करना है। जिस पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई वो सीख का अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो सीख उसके घर जाता है और उसकी वाइफ से मिलता है। वो उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होता, पेशेंस रखें। अब वो उस आदमी की बीवी से कुछ क्वेश्चंस करने लगता है लेकिन उसे उसके आंसर्स नहीं मिल पाते। अब वो कहता है कि क्या आप मुझे उसकी बिलोंगिंग्स दे सकती हैं, जैसे कि लैपटॉप और उसके यूज की चीजें। वहाँ पर उसकी अपनी एक्स वाइफ भी आई होती है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता और अपने घर आ जाता है। उसके घर में उसके फादर पहले से ही बैठे होते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे भी बताओ ये कैसा केस है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन हम देखते हैं कि सीख अपने फादर से भी रूड होता है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन भी अब इसमें अच्छा नहीं था। सीख चाहता था कि उसके फादर उसे समझे, उससे बातें करें, लेकिन उसके फादर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, ना उसे टाइम देते थे। अब सीख विंडो की तरफ देखने लगता है और उसे याद आता है कि पहले एक केस उसने सॉल्व किया था जब उसके कोवर्कर यानी डिटेक्टिव ने एक विटनेस को ये कह के मार दिया कि इसने मुझ पर अटैक किया है, लेकिन सीख को सब कुछ पता था। तो सीख ने उसको पकड़वा दिया और ये लोग फिर से केसेस पर काम करने लगे थे। यानी सीख की बस यही लाइफ थी। वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर भी था। यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं उसी पुलिस ऑफिसर की जो कि उस चोर के पीछे जा रहा था। अब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उस ड्रग डीलर का पीछा करने लगता है लेकिन ये बात वो सीख को नहीं बताता। वो पीछा करते करते एक डार्क बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो तो नहीं दिखाई देता लेकिन एक कवर्ड चीज होती है। जब कवर हटाता है तो वही मास्क होता है। वो कोई आदमी था जिसने वो बिग मास्क पहन रखा था। वो वही सेम आदमी था जिसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा। ये पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है और बाकी डिटेक्टिव्स को कॉल करने लगता है लेकिन कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। वो उसे भी पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कोई कवर चढ़ा देता है। वो एक वाटर टैप में होता है। वो उसके फिंगर्स पर भी कोई ट्रैप दे देता है और वो दोनों ट्रैप्स जो कि इसके मुंह पर थे और फिंगर्स पे थे अब इसमें कनेक्टेड थे। यानी कोई एक चीज भी मूव करती तो दूसरी कट जाती या उसको नुकसान पहुंच सकता था। फिर उसके सामने टीवी पर सेम वीडियो प्ले होती है जिसमें बिग मास्क वाला आदमी होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सीख को देखते हैं जो कि नए डिटेक्टिव को कॉल कर रहा होता है। फिर सीख वहाँ से अपने फादर के घर जाता है लेकिन देखता है कि उसके फादर कहीं पर भी नहीं होते और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर टहलने लेके कहीं गए थे इसीलिए वो घर पर नहीं थे। अब अगले दिन सी को एक और पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक बॉक्स में एक और यूएसबी होती है। जब सी को यूएसबी प्ले करता है तो उसमें एक डॉल दिखाई देती है। उसकी शक्ल भी बिग मास से मिल रही थी। अब सीख पुलिस के साथ एक जगह पर जाता है। वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है लेकिन जब सीख उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उस गाड़ी में से एक मरा हुआ पिग बाहर आता है। सीख को ये काफी क्रीपी लगता है। वहाँ पर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें उसी पुलिस ऑफिसर की उंगली और बैच था जो कि वाटर टब में उसी ट्रैप में मर गया। सीख को ये बात काफी अजीब लगती है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आखिरी बार था और जहाँ पर उसकी डेथ हुई। वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी होती है और टीवी भी चल रहा होता है वही जिस पर वो वीडियो प्ले हुई थी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे हुई। वीडियो में वही मास्क वाला आदमी उस पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है कि या तो तुम अपनी उंगलियां काट लो या तो इस पानी में करंट छोड़ दिया जाएगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सेम उसी तरह से टाइम पर खुद को छुड़ा नहीं पाता और वो मारा जाता है। बाद में उसकी फिंगर्स भी काटी जाती है। जीक सोचता है कि ये काम जिक्सो का नहीं हो सकता क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशली क्यों मारेगा। ये जरूर कोई पुलिस ऑफिसर से बदला लेना चाहता है और हमें इसको पता लगा कर ही रहना होगा। वो नया डिटेक्टिव जीक से कहता है कि आप याद करें आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं। वो उसे कहता है कि हाँ मैंने अपने एक दोस्त को पकड़वाया था क्योंकि उसने एक विटनेस को मार दिया था। वो अब फ्री हो चुका था तो जीक उससे मिलने के लिए दोबारा जाता है। वो अब एक चर्च में था और चर्च को ही सर्व कर रहा था। तो सीख उससे पूछता है कि क्या जो उस दिन मैंने सुना और देखा क्या वो सच था। तो वो आदमी उसे कहता है कि हाँ मैंने गलत किया और मुझे इस बात का एहसास भी है। मुझे उस विटनेस को नहीं मारना चाहिए था। सीख वहाँ से दोबारा अपने फादर के घर जाता है लेकिन उसे अपने फादर दोबारा नहीं मिलते। वो अपने फादर को बहुत कॉल्स करता है और मैसेजेस भी करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब नेक्स्ट डे सीख जब पुलिस स्टेशन जाता है तो नोटिस करता है कि आज वो नया डिटेक्टिव भी नहीं आया और उसी के साथ सीख को आज एक और बॉक्स मिल जाता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक बिग मास्क होता है
जिसकी बॉडी भी होती है साथ। उसकी बॉडी पर एक टैटू बना होता है, साथ कुछ इंक होती है। उसे लग रहा था कि वो ब्लड हो और साथ एक लेटर भी होता है जिसके ऊपर ये लिखा था कि जब तुम बिजी होगे अपने लोगों को बचाने में, मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। सीख देखता है कि वो स्किन उसी नई डिटेक्टिव की थी, क्योंकि जो टैटू स्किन पे था वो उस नए डिटेक्टिव के बाजू पर था। तभी सीख को ये भी पता चलता है कि एक डेड बॉडी है जिसके साथ उसकी स्किन नहीं है, तो उसे काफी वरीड हो जाता है कि कहीं ये नया डिटेक्टिव तो नहीं। दूसरी तरफ दुनिया पागल हो जाती है कि जिक्सो वापस आ चुका है, वो सब लोगों को मार रहा है, लेकिन एनजी उन सबको कंट्रोल कर रही होती है और उनसे कहती है कि नहीं, ये जिक्सो नहीं है, हौसला रखें। अब सीख अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है कि तभी से कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं, इसमें उसे ये भी बताया जा रहा होता है कि एक और पुलिस ऑफिसर मारे जाने वाला है, तो उसे बचाओ जाकर। दूसरी तरफ उसके डैड का भी से मैसेज आता है कि किसी पुराने केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, तो उसे पता चल जाता है कि नहीं, ये सब फेक मैसेजेस हैं, क्योंकि लेटर में ये था कि जब तुम किसी दूसरे काम लगोगे तो मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। वो इनको इग्नोर करता है। सीख फौरन से वहाँ पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एनजी को एक डार्क सी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो किलर भी होता है। वो उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसे एक सौ के ऊपर लिटा देता है और उसका काफी खून निकलने लगता है, और फिर इसके बाद वो एनजी का फेस एक कपड़े से कवर कर देता है। तभी वहाँ पर एक रिकॉर्डर में एक ऑडियो प्ले होती है। उसमें बोला जा रहा होता है कि आज तक एनजी तुमने बहुत सारे केसेस लड़े, जाहिर है उसमें क्रिमिनल्स भी होंगे और इनोसेंट भी, जो कि मारे गए या जेल भेज दिए गए। अब जिन इनोसेंट को तुमने जेल में भेजा या मरवा दिया या उनके हक में बोल नहीं सकी, ये फेवर नहीं कर सकी, तो इसके बदले में अब तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम अपनी बैक बोन इस सो के साथ लगा दो, इसे पुश कर दो, ये कट जाएगी, या दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे फेस पर गर्म गर्म वैक्स लगाई जाएगी, इससे तुम्हारी फेस की स्किन उतर जाएगी। लेकिन उससे पहले एनजी को जो टास्क दिया जाता है खुद को छुड़वाने का, वो खुद को छुड़वा नहीं पाती। टाइम ज्यादा हो जाता है और वैक्स उसके मुंह पर गिरने लगती है और वो बेचारी यहाँ मारी जाती है। अब सीख वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि उसमें से 13 मिनट की वीडियो डिसअपीयर है, यानी किसी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ की थी। अब सीख देखता है कि किन किन पुलिस ऑफिसर्स के अकाउंट एक्टिव है, क्योंकि जिसका एक्टिव होगा उसी ने छेड़छाड़ की होगी। तो वो देखता है कि उसने अपने जिस साथी को पकड़वाया था, जिसने एक फिटनेस को मारा था, उसका अकाउंट एक्टिव था, हालांकि अब वो पुलिस में नहीं था। तो दूसरी तरफ एक और पुलिस ऑफिसर आता है और सीख से कहता है कि तुम्हारे फादर का भी अकाउंट एक्टिव है। अब सीख को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके फादर जैसे भी थे वो अपने फादर के खिलाफ किसी से कोई ऐसी बात नहीं सुन सकता था। तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब सीख फौरन वहाँ से उसी आदमी के पास जाता है जिसको उसने पकड़वाया था, और वो चर्च में था, लेकिन सीख को वो नहीं मिल पाता क्योंकि वो भी गायब हो चुका था। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में सीख के फादर थे कहाँ पर। वो उस जगह पर थे जहाँ पर किलर रहता था। उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा स्पाइरल साइंस थे, जो कि वीडियो के शुरू में हमें दिखाए गए। जीक के फादर गन लेके इधर उधर फिर रहे थे जैसे वो किलर को ढूंढ रहे हो, लेकिन किलर अचानक से आके उन्हें भी किडनैप कर लेता है और उनके मोबाइल से एनजी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सीक के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने हाथ खोल लेता है। तभी वो उस आदमी को देखता है जिसने फिटनेस को मारा था। वो बंधा हुआ था और उसके पीछे एक मशीन थी जो कि शीशा क्रश कर करके उसकी कमर की तरफ फेंकने वाली थी, और उसकी कमर पर एक रिकॉर्डर भी था। और सीक उस रिकॉर्डर से ऑडियो सुनता है, तो उसमें यही था कि तुमने एक मासूम की जान ली, अब तुम भी मरोगे। लेकिन वहाँ सीक भी होता है और वो उसको बचा सकता था, जैसे पेन से उसने अपने हाथ खोले थे। अब सीक वो की ढूंढ लेता है जिससे वो उसको आजाद कर सकता था, लेकिन जैसे ही सीक उसको खोलने जाता है तो वो मशीन से शीशे आ आकर सीक की कमर पर लगने लगते हैं, और वो उसके साथी की कमर पर भी लग रहे थे, जिनसे उन लोगों को काफी दर्द होने लगती है। जैसे ही सीक उसको खोलने लगता है तो देखता है कि उसको काफी ज्यादा शीशे लग चुके हैं। उसका काफी खून बह जाने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी सीक का उसे खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ था। सीक काफी परेशान होता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वही नया डिटेक्टिव उसके सामने है, यानी कि वो जिंदा था। अब वो नया डिटेक्टिव सीक को एक सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथी ने जिस फिटनेस को मारा वो मेरा बाप था। मैंने सब कुछ सुन लिया था, मैं जानता था सब कुछ कि मेरे बाप को किसने मारा। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप था। मुझे सब प्लान के साथ करना था। अब वो नया डिटेक्टिव सीक से कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं थी, मैंने तुमसे सब झूठ कहा। तुम्हें जो अपने फादर के मोबाइल से मैसेज रिसीव हुआ वो भी मैंने ही किया था, लेकिन अब तुम्हारे फादर किडनैप्ड है। मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, तुम क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग हो तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे? तो सीक को मजबूरन मानना पड़ता है क्योंकि उसे अपने डैड को जो बचाना था। अब वो नया डिटेक्टिव यहाँ फिर से इनोसेंट बन जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और खुद ही शूटिंग करने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है। फिर इसके बाद वो नया डिटेक्टिव सीक को भी एक गन देता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी, और फिर वो उसे उस कमरे में ले आता है जहाँ पर उसके फादर कैद थे। वो भी एक ट्रैप में थे और लटके हुए थे। अब वो नया डिटेक्टिव सीक से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अब जैसा कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, तो या तो तुम अपने फादर को बचा सकते हो
लिया तो तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने अपने फादर को बचा लिया तो मैं तो उन्हें फिर भी मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे फादर ट्रैप में वैसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर ने ही वो आर्टिकल बनाया था। इसको फॉलो करवाते हुए मेरे फादर को मारा गया। अब ज़ीक काफी ज्यादा सोचने के बाद ट्रैप पर शूट कर देता है जिसमें उसके फादर होते हैं। उसके फादर की जान अब बच जाती है। के बाद वो फौरन से उस नए डिटेक्टिव की तरफ भागता है जो कि असल में क्रिमिनल बन चुका था। वो उसे पकड़ लेता है और काफी ज्यादा मारता है। अब उस क्रिमिनल की कॉल की वजह से पुलिस तो पहले ही वहां पर आ चुकी थी, और जब उन्होंने फायर की आवाज सुनी तो वो अंदर आ गए, लेकिन दरवाजा लॉक था तो वो उसको नॉक करने लगे। अब दरवाजे के साथ एक वायर कनेक्टेड थी जो कि ज़ीक के फादर के ट्रैप के साथ भी कनेक्टेड थी। इस वजह से वो वायर टूट जाती है और स्ट्रेच होने लगती है, और ज़ीक के फादर ट्रैप में दोबारा से हवा में लटकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस पपेट डॉल को भी देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और उसका हाथ ऊपर होता है जैसे वो किसी पर गन पॉइंट कर रही हो, और इसी तरह से ज़ीक के फादर के हाथ में भी नकली गन आ जाती है और वो पुलिस पर पॉइंट करने लगता है। वो ये जान के नहीं कर रहा था। पुलिस समझती है कि हम पर शूट करने लगा है। पुलिस बिना कुछ देखे उस पर शूट करने लगती है और वो मारा जाता है। ज़ीक सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं पाता। वो चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। अभी हम उस क्रिमिनल यानी उस नए डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से वहाँ से भाग निकला था। ज़ीक किसी ने नहीं पकड़ा था क्योंकि उस पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ था। वो एक लिफ्ट में चला जाता है और ज़ीक को इशारा करता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखना। ज़ीक अभी भी रो रहा होता है कि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया, और इसी के साथ इस मूवी की एंड